सभी को मैं नेहा दैया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम करने जा रहे हैं सार लेखन की अभ्यास श्रृंखला नंबर 2, मतलब कि प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं प्रेसी राइटिंग का। ठीक है, आज सेकंड ये सीरीज़ है हमारी। ठीक है, इससे पहले हम क्लास कर चुके, जिसमें पहली क्लास हमारी थी प्रेसीहोज या संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण क्या होता है, सार लेखन किसे कहते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी विधि क्या होती है सार लिखने की। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक क्वेश्चन आना है। सिलेबस के बारे में मैं पूरी तरह से बता चुकी हूँ पहले ही, क्या क्या टॉपिक आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, कितना टाइम रहेगा एग्ज़ाम का। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो वहाँ जा कर के उन पुराने वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव आपका ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। सबसे पहले हम सरस्वती माता जी को याद करते हैं। ठीक है, ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, ठीक है, वो लोग त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी मैं पूरी सीरीज शुरू की हूँ। ठीक है, तो CSIR के पेपर के लिए जिन लोगों का हिंदी लैंग्वेज है वो ज़रूर कर लें, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ आपको मिलेगी। इसमें सार लेखन के बाद में जो आपके लेटर राइटिंग होती है या ऐसे राइटिंग होती है वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं संक्षिप्तीकरण के बारे में। पार्ट 1 है ये हमारा, क्योंकि 3 ही टॉपिक है इसमें, संक्षिप्तीकरण है, ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग है। तो हम पहली अपनी सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं पार्ट 1 की। ठीक है, संक्षिप्तीकरण यानी प्रेसी जिसको कहते हैं, सार लेखन नंबर 1 क्वेश्चन आना है और ये 30 नंबर का आना है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको आप कम समय दे करके पढ़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसमें नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सार लेखन की अभ्यास श्रृंखला नंबर 2 हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। जो आप खुद से भी इसको करने की कोशिश कीजिए। करना क्या है, आपको वीडियोस को थोड़ा पॉज कर लीजिए और 2-3 मिनट का समय दीजिए इसको कि इसमें लिखा क्या है। तो हम सबसे पहले एक रीडिंग ले लेते हैं यहाँ पे। एक और हमारा आज का पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियाँ छात्र छात्राओं की समझ में व्याप्त लैंगिक और धार्मिक भेदभाव और बहुसंख्यावादी अहमनीयता के खतरों से आगाह करने की बजाय उन पर स्वीकृति की मोहर लगाते हैं। दूसरी ओर स्वाश्रयी कामगार महिलाओं, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों व पिछड़े वर्ग की कोई सार्थक सच्ची छवि भी वह सामने नहीं ला पाते हैं। स्वाश्रयी स्त्रियों पर एक लंबी राष्ट्रीय रपट बनाते वक्त हमने पाया कि गरीब स्वाश्रयी अल्पसंख्यक वर्ग की स्त्रियां हमारे पाठ्यक्रम में नौकरानी या लकड़हारिन या पनिहारिन के रूप में ही आती हैं। राष्ट्रीय आय में बड़ा योगदान देने वाले कुशल कामगार के रूप में वे लगभग आदर्श हैं। इसी तरह देश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रदर्शन में अल्पसंख्यकों को भी भारतीयता के एक अनिवार्य और सार्थक तत्व की बजाय बाहर से आए आक्रमणकारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तनावों की दुनिया में लगातार जीने वाले ये छात्र छात्राएं नई आशा और रचनात्मक उत्साह से भरने की बजाय तनिक सा मौका पाने पर प्रतिहिंसक हो उठते हैं। कभी यह हिंसा की आग बदायूं के दंगों की तरह दूसरों पर जा टूटती है, तो कभी रूप कुंवर या कानपुर की 3 बहनों या मंडल के मुद्दे पर आग लगा लेने वाले छात्रों की तरह खुद अपने पर। ये एक लेख है मृणाल पांडे का लिखा हुआ, साप्ताहिक हिंदुस्तान से लिया गया है। ठीक है, साबार उनका है ये। इस गद्यांश को पढ़ के आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें छांट करके आपको इसकी एक जो शीर्षक के साथ में संक्षेपण आपको करना है। ठीक है, इनको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। एक रीडिंग आप लोगों ने कर ली होगी उम्मीद है। ठीक है, अब हम इसमें दूसरा स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सार लेखन से पहले आपको जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उसको 2 से 3 बार आपको पढ़ लेना है। एक बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं दूसरी बार में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमें लगते हैं। तो एक और हमारा आज का पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियाँ छात्र छात्राओं की समझ में व्याप्त लैंगिक और धार्मिक भेदभाव और बहुसंख्यावादी अहमनीयता मतलब होता है घमंड का भाव या अहंकार का भाव के खतरों से आगाह करने की बजाय, यानी उनसे हमें रूबरू कराने की बजाय या उनके बारे में हम ये बताते हैं कि आगे जा कर के ये दिक्कतें होने वाली हैं, समझाने की बजाय उन्हें स्वीकृति की ही मोहर लगाते हैं। किसके बारे में है? पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों के बारे में है।
कि वो छात्र छात्राओं की समझ में जो लैंगिक और धार्मिक भेदभाव है या बहुसंख्यावाद लोगों के जो घमंड हैं, उनके भाव हैं, ठीक है, उनके खतरों से हमें आगाह करने की बजाय क्या करते हैं, उनकी स्वीकृति पर ही मोहर लगाते हैं। अर्थात जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, चाहे वो लैंगिक भेदभाव कर रहे हैं, धार्मिक भेदभाव कर रहे हैं या संख्या के हिसाब से अल्पसंख्यकों के साथ में जो भी भेदभाव हो रहे हैं उनके ऊपर स्वीकृति की मोहर लगाते हैं। दूसरी ओर सब आश्रयी मतलब जो खुद के ऊपर निर्भर रहने वाली हैं, कामगार महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं या पिछड़े वर्ग की कोई भी सार्थक सच्ची छवि वह सामने नहीं ला पाते हैं। अर्थात जो समाज में हो रहा है, काम करने वाली जो महिलाएं हैं उन पर किस तरीके से उनका शोषण होता है, ठीक है, बाहर समाज में उनको किस नज़रिए से देखा जाता है, उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अल्पसंख्यकों की क्या दिक्कतें हैं, आदिवासी जो लोग हैं या पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो जब बीच समाज में जाते हैं तो आदिवासी लोगों को कैसे देखा जाता है कि बाहर वाले लोग हैं, उनको हीनता का भाव कराया जाता है। तो ऐसी कोई भी सार्थक सच्ची जो छवि है वह सामने नहीं लेकर आते हैं। स्वाश्रयी जो स्त्रियां हैं पर एक लंबी राष्ट्रीय रपट बनाते वक्त हमने यह पाया कि जो गरीब स्वाश्रयी अल्पसंख्यक वर्ग की जो मजदूर जो महिलाएं होती हैं जो काम करने के लिए जाती हैं, ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, वो अल्पसंख्यक वर्ग से आती हैं कि स्त्रियां हमारे पाठ्यक्रम में नौकरानी दिखाई देती हैं, लकड़हारिन या पनिहारिन पानी भरने वाले के रूप में ही सामने आती है। राष्ट्रीय आय में इन हालांकि बड़ा योगदान देने वाली जो कुशल कामगार महिलाएं हैं के रूप में वे लगभग आदर्श हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में आप लोगों ने देखा होगा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम ही हमारे पाठ्यक्रमों में लिखा जाता है, ठीक है। अक्सर औरतों को बेचारी और मजबूर ये सब चीज़ें दिखाई जाती है, ठीक है। इसी तरह देश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिदृश्य की हम बात करें तो अल्पसंख्यकों को भी भारतीय के एक अनिवार्य और सार्थक तत्व की बजाय बाहर से आए हुए आक्रमणकारी यानी अल्पसंख्यक जो वर्ग है, जैसे स्पेशली मैं बात करूं तो मुस्लिम वर्ग स्पेशली इसको टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो मुस्लिम वर्ग को जब हम टारगेट करते हैं तो ये कहते हैं कि बाहर से आए हुए लोग हैं, मुगलों की औलादे हैं या जो भी, ठीक है, इनके बारे में टीका टिप्पणी जो की जाती है उनको आज भी हेय दृष्टि से देखा जाता है। ये बात सत्य है, ठीक है, कि कुछ जो लोग हैं वो इसमें शामिल होते हैं, लेकिन पूरे एक समुदाय को ही उसका एक रूप मान लिया जाता है। अल्पसंख्यकों को भी भारतीय के एक अनिवार्य और सार्थक तत्व की बजाय उनसे बाहर से आए हुए आक्रमणकारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तनाव की दुनिया में लगातार जीने वाले ये छात्र, क्योंकि अब ये स्टूडेंट जो स्कूलों में जा रहे हैं तो वो बाहर के माहौल या फिर कॉलेज में जा रहे हैं तो बाहर के माहौल से उनके ऊपर जो असर पड़ता है इसकी वजह से वो क्या होते हैं, तनाव में चले जाते हैं। और तनाव में लगातार जीने वाले ये छात्र और छात्राएं जो है वो नई आशा या रचनात्मक उत्साह से भरने की बजाय अब क्या होगा उनके अंदर, वो थोड़ा सा भी अगर उनको मौका मिलता है तो प्रतिहिंसक हो उठते हैं, क्योंकि उनमें अब क्या है, भाव बदले की भावना आ जाती है, ठीक है, उनमें हिंसा की भावनाएं पनपने लग जाती हैं। कभी यह हिंसा आग यानी बदायूं के दंगों की तरह और दूसरी पर जा टूटती है तो कभी रूप कुंवर या कानपुर की 3 बहनों या मंडल के मुद्दे पर आग लगा लेने वाले छात्रों की तरह खुद अपने ऊपर, या फिर तो ये दंगों का रूप ले लेती हैं या फिर किसी के ऊपर अटैक करने वाले या सुसाइड करने वाले इस तरह के मामलों में तब्दील हो जाते हैं। तो ये सार लेखन था, ये यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण बातें सीखी कि पाठ्यक्रम में क्या क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, क्या समाज के साथ व्यवहार हो रहा है, इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है या जो गरीब वर्ग है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आदर्श सार लेखन को लिखते समय आपको देखना है कि सबसे पहले उसमें पूर्णता होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, शीर्षक आपका आकर्षक होना चाहिए, मौलिक रचना की तरह लिखा होना चाहिए, यानी जो आपका मुख्य जो गद्यांश है उसी को ये बारे में डिटेल बताता हुआ होना चाहिए, ताकि सार ऐसा आप लिख सको कि दोबारा से किसी को गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता महसूस ना हो, साथ ही उनको ये लगे कि कोई भी महत्वपूर्ण जो भाग है वो उसका छूट ना गया हो, ठीक है। साथ इसके बाद में भाषा का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सरल भाषा लिखनी है। कई सारे सरल वाक्यों ने छोटे छोटे वाक्यों की बजाय आप संयुक्त या मिश्रित वाक्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो शीर्षक है वो क्या हो सकता है। तो हमने देखा कि पाठ्यक्रम में जो भी हमारे दोष हैं, ठीक है, या शिक्षण पद्धतियों में जो दोष हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शीर्षक हो गया दोषपूर्ण या भेदभावपूर्ण पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियाँ। अब जो मैंने बनाया है यहाँ पे सार वो आप पढ़िए। हमारे समकालीन जो पाठ्यक्रम है यानी अभी जो चल रहे हैं शिक्षण पद्धतियाँ लैंगिक और धार्मिक भेदभाव तथा बहुसंख्यावादी अहमनीयता के खतरों से आगाह करने की बजाय उनको क्या करते हैं,
स्वीकृति प्रदान करते हैं। दूसरी ओर जो महिला श्रमिक हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासियों की सार्थक छवि प्रस्तुत नहीं करते। यही बात थी दूसरी तीसरी लाइन में। वंचित वर्ग की महिलाएं उपेक्षित मजदूरों के रूप में तथा अल्पसंख्यक आक्रमणकारी के रूप में दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो वंचित वर्ग की जो महिलाएं हैं वो किस रूप में दिखाए जाते हैं? आपने देखा होगा, उपेक्षित मजदूरों के रूप में, जैसे उनको लक्कड़हारिन, पनिहारिन ये सब दिखाया जाता है। और अल्पसंख्यक आक्रमणकारी के रूप में दिखाए जाते हैं। विद्यार्थी तनावग्रस्त हैं और अतः रचनाशील होने की बजाय वे प्रतिहिंसक या आत्मघाती हो उठते हैं। तो आपको ये जो सारा का सारा सार है ये अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से पूरे के पूरे गद्यांश उठाएं, गद्यांश में से लाइनें उठाएं और डिक्टो लाइन चेपें, ऐसा नहीं है। ये सब 8th 9th वाले बच्चे करते हैं। ठीक है, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप जो भी सार लेखन करें वो बहुत ही सरल शब्दों में, अपने भाषा में, ठीक है, अपने शब्दों में उसको लिखने का प्रयास करें। एक सार उसका लिखना है, मूल जो उसका केंद्रीय भाव है, क्या कहना चाहता है राइटर, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। साथ ही उसमें पूर्णता भी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, मौलिक लगे, शीर्षक जो है उसके साथ में न्याय करता हुआ दिखाई देना चाहिए। ऐसी आपको सार लेखन की प्रक्रिया अपनानी है। अब अगला देखते हैं। ठीक है, अब पढ़ लीजिए इसको एक बारी। ठीक है, 1-2 मिनट के लिए पॉज दे करके, वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, अब अगला है, आज के घनघोर तनावों वाली स्थिति से कोई भी आश्वस्त नहीं है, किंतु प्रवाह का वेग ऐसा है कि सब उसी में बहकर अपने अपने को शेष के खिलाफ जबरदस्त बहा ले जाना चाहते हैं। सभी राष्ट्रों की राजनीतियां और वित्त व्यवसाय नीतियां उसी ढर्रे पर चल रही हैं। उनमें आपसी स्पर्धा है और परिणाम में हर राष्ट्रवाद उद्दीप्त और उत्तप्त बना रहता है। इस दुष्चक्र से निजात है तो तभी जब वह हिंसा के डर से डरने वाला और डराने वाला दोनों छूटे। अगर प्रगति और उन्नति की दिशा वही रहती है जो अब तक चली आई है तो डर से छूटना संभव नहीं है। भय का तब बड़ा उपयोग रहेगा और लगातार आतंक को गठित किया जाता रहेगा। आवश्यक है कि हमारे रहन सहन की, उद्योग व्यवसाय की, शासन प्रशासन की तथा उत्पादन विभाजन की रीति नीतियों में परिवर्तन आए। आधार उनका प्रतियोगी की जगह सहयोगी बने। वेलफेयर या सोशलिस्ट स्टेट के नाम पर नियंत्रित और संचालित राज्य का नमूना बदले। उत्तरोत्तर सामाजिक संस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त हो। व्यक्तियों का, समूहों का, राष्ट्रों का व्यवहार इस ढंग पर चले कि उसमें अहिंसा की सुगंध फूटे। परस्पर सहायता से संकीर्ण स्वार्थ और स्वार्थ न रह जाएं, वरन परमार्थिक स्वार्थ बन जाएं। प्राथमिक आवश्यकताओं का उत्पादन और वितरण इतना सहज हो कि किसी बड़े संगठन को बीच में न पड़ना पड़े। शासक सेवक बनाने में अपनी सार्थकता देखें और प्रशासक से सेवक की अधिक प्रतिष्ठा बढ़े। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, तो एक रीडिंग इसकी हो गई। अब सेकंड स्टेज हमारा क्या कहता है कि जो महत्वपूर्ण यहाँ इसकी लाइनें हैं उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब अंडरलाइन करने के लिए एक बारी आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा और जो महत्वपूर्ण लाइन है उसको आपको अंडरलाइन कर लेना। आज के घनघोर तनावों वाली स्थिति से कोई भी आश्वस्त नहीं है। जो तनाव का दौर चल रहा है उससे कोई भी आश्वस्त नहीं है, लेकिन प्रवाह का वेग यानी धारा का वेग एक ऐसा है कि सब उसी में बहकर अपने अपने को, जो बाकी बचे हुए लोग हैं या उन जो समुदाय हैं या स्थितियां हैं, उन शेष के खिलाफ जबरदस्त बहा ले जाना चाहते हैं। ठीक है, आजकल जो चल रहा है उसी स्थिति से कोई भी आश्वस्त नहीं है। घनघोर तनावों वाली स्थिति चल रही है, लेकिन धारा का वेग कैसा है कि अब अपने को शेष के खिलाफ जबरदस्त सब बहा ले जाना चाहते हैं। सभी राष्ट्रों की जो राजनीतियां हैं, वित्त है, व्यवसाय नीतियां हैं, उसी ढर्रे पर चल रही हैं। उनमें आपस में क्या है? स्पर्धा है। परिणाम में हर राष्ट्रवाद उद्दीप्त और उत्तप्त बना रहता है। ठीक है, हर कोई क्या चाहता है? स्पर्धा करना चाहता है और इसी स्पर्धा में हर देश जो है उद्दीप्त रहता है, उत्तप्त बना रहता है। इस दुष्चक्र से निजात है तो तभी जब वह हिंसा के डर से डरने वाला और डराने वाला दोनों छूटे। दुष्चक्र से कब छूट मिल सकती है? जब दोनों को छूट मिले यहाँ। ठीक है, डरने वाले और डराने वाले। अगर प्रगति और उन्नति की दिशा वही रहती है जो अब तक चली आई है तो इससे छूटना संभव नहीं है। ठीक है, तो आजकल प्रगति और उन्नति की दिशा आप लोग देख रहे हैं, बहुत भयंकर कंपटीशन है और जब कंपटीशन होता है तो लोगों में डर भी होता है। ठीक है, तो हमें इस डर से, इस दुष्चक्र से छुटकारा पाना है। ठीक है, भय का तब बड़ा उपयोग रहेगा और लगातार आतंक को गठित किया जाता रहेगा।
ठीक है। आवश्यक है कि हमारे रहन सहन की, आवश्यकता किसकी है? रहन सहन की, उद्योग व्यवसाय की, शासन प्रशासन की, उत्पादन विभाजन की रीतियाँ और नीतियों में परिवर्तन हो। तो हमें आवश्यकता किस चीज़ की है? कि हमारी नीतियों में क्या हो? परिवर्तन हो और आधार उनका कैसा हो? सहयोगी बने। प्रतियोगी की जगह कैसा होना चाहिए आधार? सहयोगी बने। अर्थात हमारी नीतियों का जो आधार है वो प्रतियोगी की जगह कैसा होना चाहिए? सहयोगी होना चाहिए। वेलफेयर या जो सोशलिस्ट स्टेट के नाम पे नियंत्रित और संचालित राज्य का नमूना बदले। ठीक है, कि नाम पर जो चल रहा है सोशलिस्ट, यानी हम समाज का भला कर रहे हैं, इन सभी के नाम पर जो चल रहा है उसका नमूना बदले। उत्तरोत्तर सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनको क्या हो? छूट प्राप्त हो, एकदम से नहीं, धीरे धीरे संस्थाओं को स्वायत्तता मिले। तो यहाँ पे ये हो गया। व्यक्तियों का, समूहों का, राष्ट्रों का व्यवहार इस ढंग पर चले कि उसमें क्या हो? लोगों का व्यवहार कैसा हो? इसमें अहिंसावादी हो, यानी उनमें अहिंसा की सुगंध फूटे। ठीक है, तो व्यवहार इस ढंग पर हो कि उसमें अहिंसा की सुगंध फूटे। परस्पर सहायता से, एक दूसरे की सहायता करने से जो संकीर्ण स्वार्थ हैं वो स्वार्थ नहीं रहेंगे, बल्कि क्या बन जाएंगे? परमार्थिक स्वार्थ बन जाएंगे। प्राथमिक आवश्यकताओं का उत्पादन और वितरण इतना सहज हो कि किसी बड़े संगठन को बीच में न आना पड़े। शासन सेवक बनने में अपनी सार्थकता देखें और प्रशासक से सेवक की अधिक प्रतिष्ठा बढ़े। अब जो हमने इसका बनाया है वो देखते हैं। तो हमने जो शीर्षक बनाया है वो क्या है? कि हमें स्पर्धा नहीं, सहयोग करना है। इसकी जगह आप स्पर्धा की जगह प्रतिस्पर्धा भी लिख सकते हो। प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आजकल घनघोर तनाव वाली स्थिति से सभी बेचैन हैं, स्वयं को अन्य के विरुद्ध बनाए हुए हैं। समस्त राष्ट्रों की जो राजनीतिक या व्यावसायिक नीतियां हैं वो कैसी हैं? स्पर्धात्मक हैं। फलस्वरूप राष्ट्रवाद उद्दप्त बन रहा है। अहिंसा के द्वारा दुष्चक्र से मुक्ति संभव है। लिखा था ना कि इस दुष्चक्र से तब तक नहीं होगा जब तक ये चलता रहेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? अहिंसा की सुगंध फूटनी चाहिए, ऐसे भाव लेकर आने हैं। किंतु प्रगति की वर्तमान दिशा से यह लगता नहीं है। आवश्यक है कि हमारी जो राजनीतिक व्यावसायिक व्यवहार हो वो स्पर्धात्मक नहीं बल्कि सहयोगात्मक बने। नियंत्रण केंद्रित, राज्य स्वायत्तता मूलक हो। व्यक्तियों, राष्ट्रों का जो व्यवहार है वो अहिंसात्मक हो, सहायता मूलक हो, यानी एक दूसरे की सहायता के लिए, और परमार्थिक हो। उत्पादन वितरण सहज विकेंद्रित हो। शासक सेवक बने, सेवक प्रतिष्ठित हो। ठीक है, तो ये था हम मेरे हिसाब से या हमारे हिसाब से जो बनने वाला सार था वो। ठीक है, शीर्षक के साथ में। अब आप लोगों के लिए एक है, ठीक है, ये पैराग्राफ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को दिया था। इसकी आपको खुद से अभ्यास करना है। आंसर इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका डिटेल देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपका भी कुछ अपना ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका सार लिख सकते हैं। मैं उसको चेक करके आप लोगों के रिप्लाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुश्किल से आप लोगों को 20-30 शब्द लिखने होते हैं, इतना तो आप कमेंट में लिख ही सकते हैं। मिलती हूँ ऐसी ही वीडियो के साथ में अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिसको भी ज़रूरत है, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।